बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। रूपमती मेरी तरफ मुड़ गई। वो जैसे ही मेरे सामने आई एक झटके से रुक गई और मुझे घूरते हुए बोली, शराब की बू क्या? जब हम तेज सिंह के मकान में दाखिल हुए तो तेज सिंह कमला के साथ दादे ऐश दे रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए रूपमती की बात काट दी। इसके फौरन ही बाद दरमेश भी शराब की नई बोतल लेकर आ गया। मैं इनका मेहमान था। इन्होंने शराब से मेरी तवाज़े कर डाली और मैं पूरी बोतल। दरमेश ने शराब की बोतल इसके सर पर तोड़ दी थी। जानकी ने मेरी बात काटते हुए कहा। ओह, रूपमती बोली। मैं भी रास्ते भर हैरान रही कि गाड़ी में से शराब की बू कहाँ से आ रही है। लगता है उन्होंने तुम लोगों की कुछ ज्यादा ही तवाज़े कर डाली थी। तुम्हारी ठोड़ी से भी खून बह रहा है। अंदर चलो, ऊपर मेरे कमरे में, इसने कहा और फिर करीब खड़े हुए तारा सिंह की तरफ देखकर गोया हुई, इस कुतिया को कार से उतार कर पीछे सर्वेंट क्वार्टर में ले जाकर बंद कर दो। मैं थोड़ी देर बाद इससे बात करूंगी। कमला अभी तक कार ही में बैठी हुई थी। तारा सिंह ने इसे बाजू से पकड़कर बाहर खींचा तो वो रूपमती के कदमों पर गिर गई। वो इस तरह कांप रही थी जैसे शिद्दत की सर्दी में ठिठर रही हो। मुझे माफ कर दो दीदी, वो इसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई। मुझसे गलती हो गई। मैं दरमेश के बहकावे में आ गई थी। मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। चुप रह कुतिया। रूपमती ने इसे ठोकर मारकर दूर गिरा दिया। गंदी नाली के कीड़े गंदी नाली ही में अच्छे रहते हैं। लक्ष्मी ने गलती की थी कि तुम्हें तुम्हारे बाप से बचा लिया था और इससे बड़ी गलती मुझसे हुई कि मैं तुम्हें यहाँ ले आई। यहाँ तुम्हें क्या दुख था? ऐश करती थी, लेकिन नीच आखिर नीच ही होते हैं। तुम इस थाली में सुराख करती रही जिसमें खाती थी। मैंने पहली मर्तबा तुम्हें दरमेश के साथ रंग रलियां मनाते हुए पकड़ा था तो तनबीह करके छोड़ दिया था। मेरा ख्याल था कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम वही सब कुछ करती रही जिससे मैंने तुम्हें रोकना चाहती थी। लेकिन वो हरामी पता नहीं तुम्हें क्या सबज बाग दिखाता रहा और तुम भी इतनी बेगैरत निकली कि बेयक वक्त दोनों भाइयों के साथ गुलछरे उड़ाती रही। बहुत आग लगी हुई है तुम्हारे अंदर। मैं बुझा दूंगी ये आग, बर्फ की तरह ठंडा कर दूंगी तुम्हें। मुझे क्षमा कर दो राजकुमारी जी। कमला इसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं मजबूर थी। वो मुझे जान से मार डालने की धमकियां देते थे। ले जाओ इसे तारा सिंह। रूपमती ने ये कहते हुए कमला को एक और ठोकर मार दी। तारा सिंह इसे बाजू से पकड़कर खींचने लगा। कमला की चादर उतर गई। इसके जिस्म पर लिबास के नाम पर निहायत मुख्तसर जेरे जामा था। तारा सिंह परवाह किए बगैर इसे घसीटता हुआ हवेली के पिछली तरफ ले आया। मुंदरी भी आवाजें सुनकर पोर्च में आ गई थी। तशवीश आमेज निगाहों से मुझे और जानकी को देख रही थी। अंदर दाखिल होकर रूपमती के पीछे चलते हुए ऊपर इस कमरे में आ गई। कमरे में आते ही जानकी मुझसे पहले बाथरूम में घुस गई। वापस आने में इसने तकरीबन 20 मिनट लिए। इसने मुंह धोकर गले पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाया था। इसके बाद मैं बाथरूम में घुस गया। पहले ठोड़ी का जख्म साफ करके एंटीसेप्टिक लोशन लगाया और फिर कपड़े उतारकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। मेरे सर के बाल और कपड़े अब भी शराब से तर थे और बू से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। नहाकर मैंने एक बार फिर ठोड़ी पर लोशन लगाया और जिस्म पर बड़ा तौलिया लपेटकर बाथरूम से निकलकर कमरे में रुके बगैर तेज कदम उठाता हुआ नीचे अपने कमरे में आ गया और दरवाजा खोल करके अलमारी से कपड़े निकालकर पहनने लगा। मैं जब दोबारा ऊपर पहुंचा तो जानकी भी कपड़े बदल चुकी थी और मुंदरी भी मेरे पीछे ही चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। वो अक्लमंद औरत थी। इसे एहसास था कि हमें किस वक्त किस चीज की जरूरत हो सकती है। मुंदरी देखो, इस दराज में बैंडेज के स्ट्रिप रखे होंगे, एक निकाल लाओ, रूपमती ने कहा। मुंदरी ने ड्रेसिंग की एक दराज खोलकर कागज के नीचे टाइट कवर में से एक बैंडेज स्ट्रिप निकालकर रूपमती की तरफ बढ़ा दिया। रूपमती ने कागज फाड़कर बैंडेज निकाली और उठकर मेरे करीब आ गई। इसने एक हाथ से पहले मेरा चेहरा ऊपर उठाया और फिर बड़ी एहतियात से जख्म पर बैंडेज लगा दी। बैंडेज के साथ टेप था जो मेरी जिल्द पर चिपक गया था। जानकी चाय की चुस्कियां लेते हुए कुन आंखियों से हमारी तरफ देख रही थी। इन दोनों हरामियों का क्या हुआ? रूपमती ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। भाग गए वो दोनों, मैंने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। अगर मुझे जानकी की फिक्र न होती तो इनमें से एक तो काबू आ ही जाता। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर तफसील
से सब कुछ बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, और जब हम वापस आए तो तुम्हें गायब पाकर मुझे कुछ और परेशानी हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि गली में कार रिवर्स करते हुए तुम मिल गई, वरना हम तुम्हें वहीं छोड़ आते और तुम हमें ढूंढती रहती। मैंने महज इत्तेफाक से कमला को इस गली से निकलते हुए देख लिया था। रूपमती ने मेरे खामोश होने पर कहा। इसने चादर लपेट रखी थी। मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन सामने वाली गली में दाखिल होते हुए इसने मुड़कर देखा तो खंबे पर जलने वाले बल्ब की रोशनी में इसका चेहरा नजर आ गया और मैंने भी कार से उतरकर इसके पीछे दौड़ लगा दी। वो खामोश होकर चाय की चुस्कियां लेने लगी और फिर तफसील से बताने लगी कि अंधेरी और पुरपेच गलियों में कमला को तलाश करने और फिर इस पर काबू पाने में इसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे। वो एक बार फिर चाय की चुस्कियां लेने लगी और चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो कह रही थी, तेज सिंह के कम से कम 2 ठिकाने ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इन दोनों में से किसी जगह नहीं मिलेंगे। मसलन वो ठिकाने कैसे हैं? क्या तुम्हारे ख्याल में वो अपने आप को वहाँ महफूज समझ सकते हैं? मैंने पूछा। एक तो इनका अखाड़ा है अजमेरी गेट के करीब, रूपमती ने जवाब दिया। वो गुंजान आबादी का इलाका है। मेरे पास आने के बाद वो अगरचे अखाड़ा बंद कर चुके थे, लेकिन फिर भी कभी वहाँ जाते रहते थे। बड़ी लंबी चौड़ी जगह है। बसियो अरीजा अहाते में एक तरफ अखाड़ा है और इसके साथ ही तकरीबन 150 साल पुरानी वो इमारत है जो अगरचे खंडर बन चुकी है, लेकिन इसके कुछ कमरे अब भी रिहाइश के काबिल हैं। ये इमारत दरअसल तेज सिंह के उस्ताद नटवर सिंह पहलवान की मलकियत थी। नटवर सिंह पहलवान का दौर करीब का कोई रिश्तेदार नहीं था और वो बसियो अरीज इमारत इसे विरसे में मिली थी। तेज सिंह चालाक आदमी है। इसने नटवर सिंह को इस तरह शीशे में उतार लिया कि इस पहलवान ने इसे अपना बेटा बना लिया और ये इमारत इसके नाम लिख दी। नटवर सिंह का कोई और रिश्तेदार तो था नहीं जो इसके इस फैसले को चैलेंज करता। बहरहाल तेज सिंह के नाम जायदाद मुंतकिल करने के तकरीबन 6 महीने बाद नटवर सिंह पहलवान पुरअसरार तौर पर हलाक हो गया और इसका दूसरा ठिकाना। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, भगवान दास रोड पर वाक़या एक आलीशान बिल्डिंग में वो लग्जरी फ्लैट है जो इसने तकरीबन 1 साल पहले खरीदा था। वो दोनों भाई छुट्टियां इस फ्लैट में गुजारा करते थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो इन दोनों में से किसी जगह पर नहीं मिलेंगे। मुझे तुमसे इत्तेफाक है, मैंने कहा। वो यकीनन किसी ऐसी जगह अपना लेंगे जिसके बारे में तुम ना जानती हो, लेकिन कमला जरूर जानती होगी, रूपमती ने कहा। मैं तो अब तक यही समझती रही थी कि वो सिर्फ दरमेश के साथ गुलछर्रे उड़ाती रही है, लेकिन ये इंकशाफ तो मेरे लिए बड़ा ही सनसनीखेज है कि वो दोनों भाई इस बहती गंगा में हाथ धोते रहे हैं। अब मुझे याद आ रहा है कि वो अक्सर तेज सिंह के साथ भी बाहर जाती रही थी। बहरहाल आओ कमला से मालूम करते हैं कि ऐसी सूरत हाल में वो कहाँ पनाह ले सकते हैं। वो हाथ में पकड़ा हुआ खाली कप मेज पर रखते हुए उठ गई। मैंने भी सीट छोड़ते हुए सवालिया नजर से जानकी की तरफ देखा। तुम लोग जाओ, मैं सोना चाहती हूँ, जानकी ने जवाब दिया और कुर्सी से उठकर रूपमती के बेड पर लेट गई। वो यहीं सोया करती थी रूपमती के साथ। मैं रूपमती के साथ नीचे आ गया। तारा सिंह बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। हमें देखकर वो उठ गया। वो कहाँ है? रूपमती ने पूछा। सर्वेंट क्वार्टर में राजकुमारी, तारा सिंह ने जवाब दिया और हमारे आगे आगे चल दिया। तारा सिंह ने इसे अपने सर्वेंट क्वार्टर में बंद किया था। दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था और चाबी तारा सिंह के पास मौजूद थी। सहन वाला दरवाजा खुला हुआ ही था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। ये क्वार्टर 2-2 कमरों के थे। कमरों के सामने बरामदा था और बरामदे में बत्ती जल रही थी। तारा सिंह ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और एक चाबी मुंतखब करके दाएं तरफ वाले कमरे का ताला खोलने लगा। कमरे के अंदर भी बत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी 2 पट वाले दरवाजे की झुर्रियों से झलक रही थी। तारा सिंह ने ताला खोलकर दोनों हाथों के हल्के से धक्के से दरवाजा चौपट कर दिया। दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर का मंजर देखकर मैं उछल पड़ा। कमला एक फंदे में छत से लटकी हुई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। बहुत ही खौफनाक मंजर था। कमला गले में पड़े हुए फंदे से झूल रही थी। इसकी आंखें हलकों से उबली हुई और जुबान बाहर को निकली हुई थी। वो बेहद हसीन लड़की थी, लेकिन इस वक्त इसका चेहरा बहुत भयानक हो गया था। अपने करीब ही हल्की सी चीख सुनकर मैं चौंक गया। वो रूपमती थी जो कमला को इस तरह फंदे से लटके हुए देखकर चीखी थी। इसकी आंखों और चेहरे पर बेपनाह वहशत थी। हमारे पीछे खड़ा हुआ तारा सिंह भी वहशतज़दा सा नजर आ रहा था। मैं एक बार फिर सामने देखने लगा। कमरे की छत काफी ऊंची थी। ये लैंटर की छत नहीं थी, बल्कि थोड़े थोड़े फासले पर आहनी गार्डर डालकर छत तैयार की गई थी। कमला ने बिस्तर की चादर की एक चौड़ी पट्टी फाड़कर इसे रस्सी की तरह बट लिया था और इसे छत के आहनी गार्डर में से गुजार कर फंदा बनाकर अपने
गले में डाल लिया था। रस्सी को छत के आहनी गार्डर से गुजारने और गले में फंदा डालने के लिए एक छोटी मेज और कुर्सी इस्तेमाल की गई थी। मेरा अंदाजा ही नहीं बल्कि ये हकीकत रोजे रोशन की तरह अयान थी कि कमला छोटी मेज पर कुर्सी रखकर इसके ऊपर चढ़ी होगी। पहले इसने रस्सी गार्डर में से गुजारी, फिर गले में फंदा डालकर कुर्सी को पैरों के नीचे से गिरा दिया और वो फंदे से लटक कर रह गई। कुर्सी और मेज इसकी झूलती हुई लाश के ऐन नीचे फर्श पर उल्टी पड़ी थी। मैं और मेरे पीछे रूपमती और तारा सिंह भी कमरे में आ गए थे। तारा सिंह ने तेजी से आगे बढ़कर पहले मेज सीधी की, फिर कुर्सी इसके ऊपर रखकर ऊपर चढ़ गया और आहनी गार्डर में रस्सी की गिरा खोलने लगा। मैंने भी आगे बढ़कर फंदे से झूलती हुई कमला की टांगों को गिरफ्त में ले लिया ताकि रस्सी खुलने से वो नीचे न गिर सके। तारा सिंह को वो गिरहें खोलने में खासी दुश्वारी पेश आई थी। मैंने लाश को संभालकर आहिस्तगी से नीचे उतारा और चारपाई पर डाल दिया। तारा सिंह नीचे उतर आया। इसने कुर्सी और मेज उठाकर एक तरफ रख दी और वहशतज़दा सी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। तारा सिंह मार दाड़ का आदमी था, जंगजू किस्म का। मुमकिन है जिंदगी में एक दो आदमी इसके हाथों मारे भी जा चुके हों या शदीद जख्मी हुए हों। वो ऐसी बातों से खौफजदा होने वाला नहीं था, लेकिन कमला की लाश को देखकर वो भी दहशतज़दा सा हो गया था। मैंने कमला के गले पर से बड़ी मुश्किल से फंदे की गिरा खोलकर रस्सी इसके गले से अलग की। गले पर रस्सी का गहरा निशान बन गया था। नरखरे की जगह दबी हुई नजर आ रही थी। कमला के जिस्म पर जेरे जामे के नाम पर एक निहायत ही मुख्तसर लिबास था। मैंने इसके सीने पर हाथ रख दिया। कोई तहरीक महसूस नहीं हुई। इसके कान के नीचे गर्दन पर एक मखसूस जगह पर उंगली रखी, वहाँ भी खामोशी थी। मैंने इधर उधर देखा। चारपाई के तकिए के करीब चंद और चीजों के अलावा एक छोटा आईना भी रखा हुआ था। मेरा ख्याल है ये सारी चीजें पहले मेज पर पड़ी हुई थी। मेज इस्तेमाल करने के लिए कमला ने ये चीजें उठाकर चारपाई पर डाल दी थी। मैंने वो आईना उठाकर कमला की नाक के नीचे लगा दिया, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। कमला में अगर जिंदगी की रमक होती तो हल्की ही सही सांस की आमदोरफ्त भी होती, जिससे नाक के नीचे रखा हुआ आईना धुंधला जाता, लेकिन आईना बिल्कुल साफ था। कमला को फंदे से लटके हुए देखकर ही मैं समझ गया था कि वो खत्म हो चुकी है, लेकिन ये सब कुछ मैंने तारा सिंह और रूपमती की तसल्ली के लिए किया था। कमला का चेहरा बहुत भयानक हो रहा था। मैंने बिस्तर की चादर खींचकर इसके ऊपर डाल दी और रूपमती की तरफ घूम गया। खत्म हो चुकी है, मैंने कहा। हमें यहाँ आए हुए 2 घंटे तो हो ही चुके हैं। अगर कमला ने इसके 1 घंटे बाद भी गले में फंदा डाला होगा तो इतनी देर लटके रहने के बाद किसी के जिंदा बच जाने की तवक्को नहीं की जा सकती। फंदे पर से तो 2 मिनट में ही जान निकल जाती है। मौत कितना भयानक लफ्ज है। हर जी रूह इससे पनाह मांगता है, खौफजदा रहता है। अपने आप को इससे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, लेकिन आत्महत्या, अपने आप को खुद मौत के हवाले करना वाकई बहुत जुर्रत और हिम्मत का काम है। कमला ने खौफ ही की वजह से अपने आप को फंदे से लटका कर खत्म कर लिया था। इसने मेरे हाथों तेज सिंह और दरमेश का हशर देख लिया था। पकड़े जाने के बाद इसे भी अंदेशा था कि इसके साथ इससे भी ज्यादा बदतर सलूक किया जाएगा। इस तशद्दुद और अजियत से बचने के लिए इसने खुदकशी कर ली। इसके ख्याल में तमाम तकलीफों और अजियतों से बचने का ये एक आसान रास्ता था। मैंने घूम कर रूपमती की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब भी वहशत सी भरी हुई थी। इसकी तरफ देखते हुए मैं एक और बात सोच रहा था। अगर पुलिस इस वाक़े की इतला दी जाती तो हम खुद ही किसी चक्कर में फंस सकते थे। रूपमती के साथ पुलिस का रवैया मैं देख चुका था। कोई भी ये तस्लीम नहीं करेगा कि कमला ने खुदकशी की है। जब इसकी मौत की खबर सामने आएगी तो वो दोनों भी सामने आ जाएंगे। वो पुलिस को बताएंगे कि हम इनको अगवा करके ले गए थे और फिर इसे गला घोंट कर हलाक कर दिया। मैं जानता था कि पुलिस इन दोनों भाइयों के आगे बिकी हुई है और इनको अहमियत देगी और रूपमती एक ऐसे चक्कर में फंस जाएगी जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा और जाहिर है मैं भी इसके साथ ही लपेट में आ जाऊंगा। अब क्या होगा? रूपमती की सरसराती हुई आवाज सुनकर मैं इसकी तरफ घूम गया, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही राम सिंह बोल पड़ा। पुलिस को खबर कर दूं राजकुमारी जी? चुप रहो। रूपमती इस जोर से चीखी थी कि मैं भी उछल पड़ा। खबरदार, अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी निकला तो। जी 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 राजकुमारी जी। तारा सिंह सहम गया। पुलिस को इतला देने का मतलब होगा कि हम किसी नई मुसीबत में फंस जाएंगे। मैंने रूपमती की तरफ देखते हुए कहा, पुलिस पहले ही तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें बड़े आराम से कत्ल के केस में फांस लिया जाएगा। तो फिर? रूपमती बोली, लाश को हवेली के कंपाउंड में किसी जगह दबा दिया जाए। नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। कमला की गुमशुदगी पर वो दोनों
दोनों भाई पुलिस को तुम्हारे खिलाफ जरूर बरगलाएंगे। तुम पर इसके कत्ल का शुबा भी जाहिर किया जाएगा। हो सकता है पुलिस हवेली की तलाशी भी ले। ऐसी सूरत में वो सबसे पहले कंपाउंड पर तवज्जो देगी। ताज़ा खुदी हुई जगह पर फौरन शुबा होगा। लाश को ठिकाने लगाने के लिए कोई और जगह तलाश करनी होगी। हरामजादी कुतिया रूपमती कमला की लाश की तरफ देखकर दांत कचकचाते हुए बोली, मरने के बाद भी मेरे लिए मुश्किलें पैदा कर गई। अब वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकती। मैंने कहा, लाश को ठिकाने लगाने के लिए हमें कोई ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहाँ से इसका सुराग न लगाया जा सके। इस वक्त जहन में सिर्फ एक ही बात आ रही है। वो बोली, क्या? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। सिंगानेर, रूपमती ने जवाब दिया। यूं तो बहुत सी जगह हैं जहाँ इस हराफा की लाश को फेंका जा सकता है, लेकिन सिंगानेर ऐसी जगह है जहाँ कई रोज तक इसका पता नहीं चल सकेगा। ये कहाँ है? मैंने फिर पूछा। यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर जनूब में एक कदीम शहर है जो अब तकरीबन खंडरात में बदल चुका है। वहाँ कुछ तारीखी इमारतें और कदीम मंदिर भी हैं। अगरचे सियाह इस तरफ जाते रहते हैं, लेकिन इस लाश को इन खंडरों में कहीं भी डाला जा सकता है। वैसे भी वो इलाका ज्यादातर जंगल से अटा पड़ा है, तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा, बेहतर होगा कि हम दिन की रोशनी तलू होने से पहले पहले इस लाश को ठिकाने लगा दें। तारा सिंह रूपमती इसकी तरफ मुड़ गई। इस लाश को किसी बोरी में डाल दो या चादर में गठड़ी बांध दो। मैं अभी आ रही हूँ और सुनो। इसने तारा सिंह के चेहरे पर नजरें जमा दी। तुम्हारी जुबान बंद रहनी चाहिए। कमला के बारे में कोई बात इस हवेली की चारदीवारी से बाहर ना निकले। मैंने आपका नमक खाया है राजकुमारी, तारा सिंह ने जवाब दिया। रूपमती इसकी तरफ देखती हुई बाहर चली गई। तारा सिंह ने कमला की लाश पर पड़ी हुई चादर खींचकर फर्श पर बिछा दी और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने इसके साथ मिलकर लाश उठाकर चादर पर डाल दी। तारा सिंह ने बड़ी बेदर्दी से लाश की टांगे मोड़कर गठड़ी बना दी और बाहर जाकर कहीं से बोरी ले आया। हम दोनों ने मिलकर वो गठड़ी इस बोरी में डाल दी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो बोरी सर्वेंट क्वार्टर से निकालकर पिजारों के पिछले हिस्से में डाल दी गई। मुंदरी भी बरामदे में खड़ी थी। जानकी के बारे में मुंदरी ने बताया कि वो सो चुकी है। तारा सिंह ने स्टीयरिंग संभाल लिया। मुंदरी इसके बराबर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मैं और रूपमती पिछली सीट पर बैठ गए। रूपमती ने लिबास बदल लिया था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी था और वो बड़ी हद तक तरोताजा नजर आ रही थी। पिजारो हवेली के गेट से निकलकर तेजी से वीरान सड़कों पर दौड़ने लगी। मुंदरी को साथ ले जाने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई थी और जब यही सवाल मैंने रूपमती से किया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, जयपुर एयरपोर्ट भी इसी तरफ है। बाज औकात इस तरफ आने जाने वाली गाड़ियों को चेकिंग के लिए रोक लिया जाता है, लेकिन अगर गाड़ी में औरतें हों तो चेक नहीं किया जाता। रूपमती की बात मेरी समझ में आ गई थी। इस वक्त 3 बजने वाले थे। पिजारो आदर्श नगर से निकलकर मोती डोंगरी रोड पर आ गई। यही सड़क इंडस्ट्रियल रोड को क्रॉस करती हुई सिंगानेर और एयरपोर्ट की तरफ चली गई थी। इस सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी। शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर निकल आने के बाद तारा सिंह ने पिजारो एक और जैली सड़क पर मोड़ दी। ये सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सिंगानेर शहर किसी कदर नशीब में वाक़या था। ये शहर बिल्कुल वीरान नहीं था। बहुत ज्यादा कदीम इमारतें खंडरों में तब्दील हो चुकी थी, जबकि बाकी हिस्सा आबाद था। शहर के वीरान हिस्से के साथ एक गुंजान और बहुत बड़ा जंगल था। तारा सिंह पिजारो इस जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर ले आया और बिल आखिर एक जगह इसने गाड़ी रोक ली। किसी बहुत कदीम इमारत के खंडर थे। कदे आदम, खुद रो झाड़ियों, बेलों और बेतहाशा फैले हुए दरख्तों के इमारत को तकरीबन छुपा रखा था। तारा सिंह ने इंजन बंद कर दिया। तमाम रोशनियां भी गुल कर दी। इसके साथ मैं भी नीचे उतर आया। हम दोनों ने मिलकर बोरी को बाहर निकाला, जिसे तारा सिंह ने कंधे पर लाद लिया। इमारत के खंडर की तरफ झाड़ियों में घुसता चला गया। मैं गाड़ी के करीब खड़ा रहा। तारा सिंह की वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई थी। वो ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर अपनी सीट पर बैठ गया। इस दौरान में मैं भी पिछली सीट पर बैठ चुका था। तारा सिंह ने वापसी के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया। जंगल से निकलकर गाड़ी नए शहर के बाहर होती हुई एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर निकल आई। एयरपोर्ट की वजह से इस सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त थी। हम भी इस ट्रैफिक में शामिल हो गए। शहर के पहले चौराहे पर पुलिस की एक पार्टी बाज गाड़ियों को रोक रही थी। हमारी गाड़ी को भी रुकने का इशारा किया गया। तारा सिंह ने रफ्तार कम कर दी, लेकिन गाड़ी के इस तरह रुकने से पहले ही पुलिस वाले ने आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। रूपमती ने ठीक ही कहा था कि पुलिस वाले लेडीज सीट पर मुंदरी को बैठे हुए देख लिया था। रूपमती दूसरी तरफ बैठी हुई थी। हो सकता है कांस्टेबल की नजर इस पर भी पड़ी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुंदरी को देखकर ही कांस्टेबल ने गाड़ी को जाने का इशारा कर दिया।
दिया था। तकरीबन 15 मिनट बाद हम मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए हवेली पहुंच गए। तुम जाकर सो जाओ मुंदरी, रूपमती ने अंदर आने के बाद कहा। और एक बात याद रखना कि कमला यहाँ नहीं आई थी। इस रोज तेज सिंह और दरमेश के साथ जाने के बाद ना तुमने कमला को देखा ना तुमने इसके बारे में कुछ सुना। दीवान सिंह और तारा सिंह को भी ये बात अच्छी तरह समझा देना। समझ गई राजकुमारी। मुंदरी सर हिलाती हुई बाहर चली गई। रूपमती ने दरवाजा बंद कर दिया। क्लिक की हल्की सी आवाज के साथ ऑटोमेटिक लॉक की नाब ऑन हो गई। मुंदरी के पास चाबी मौजूद थी। सुबह अंदर आने के लिए वो अपनी चाबी से दरवाजा खोलती थी। वैसे मुंदरी आमतौर पर हवेली के अंदर अपने कमरे में रहती थी, लेकिन इस वक्त रूपमती ने इसे क्यों बाहर निकाल दिया था। हम दोनों ऊपर आ गए। रूपमती वाले कमरे में जानकी गहरी नींद सो रही थी। मैंने इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और रूपमती मुझे इशारा करती हुई कमरे से बाहर ऊपर की मंजिल पर, अगरचे और कमरे भी थे लेकिन रूपमती मुझे नीचे ले आ गई थी। मेरा ख्याल था कि वो मेरे कमरे में आएगी, लेकिन वो इस राहदारी में मुड़ गई और इसके साथ मैं जिस कमरे में दाखिल हुआ इसे देखकर मेरी आंखें मारे हैरत के खुली की खुली रह गईं। यूं तो पूरी हवेली ही किसी महल का मंजर पेश करती थी, लेकिन इस वसीओ अरीज कमरे को देखकर जैसे मैं वाकई किसी शाही महल में आ गया हूँ। बहुत ही शानदार कमरा था। दरमियान में एक बहुत बड़ा बेड था जिस पर हल्के गुलाबी रंग की रेशमी चादर बिछी हुई थी। फर्श पर दबीज कालीन था और बहुत कीमती और आरामदेह गद्दे बिछे हुए थे। रूपमती बेड पर ढेर हो गई और मैं इसके सामने एक सोफे पर बैठ गया। अब ये एक नई परेशानी पैदा हो गई। रूपमती मेरी तरफ देखते हुए बोली, अगर इन दोनों भाइयों को शुबा हो गया कि हम इसको पकड़ लाए थे तो वो मेरे खिलाफ एक नया महाज खड़ा कर देंगे। तुम्हारे खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ। मैंने तौसीक की, कम से कम आज रात तो तुम पिक्चर में नहीं आई। इन दोनों ने मुझे और जानकी को देखा था। कमला वहाँ हमारी नजरों में आते ही भाग गई थी। कमला की गुमशुदगी के बारे में कोई शुबा हुआ तो हम दोनों पर होगा, लेकिन वो मुझे नजरअंदाज नहीं करेंगे। रूपमती ने जवाब दिया, वो तो तुम्हें देखते ही समझ गए होंगे कि मैं ही लेकर आई हूँ। हाँ, ये दुरुस्त है। ये बात मेरे जहन में नहीं रही थी। मैंने कहा, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्हें तलाश किस तरह किया जाए। मेरा तो ख्याल है कि हमें ये जहमत करने की भी जरूरत नहीं। रूपमती ने जवाब दिया, 2-4 दिन तो वो किसी पनाहगाह में दुबके रहेंगे और फिर खुद ही सामने आ जाएंगे। इस वक्त देखा जाएगा। ठीक है। मैं ये कहते हुए सोफे पर नीम दराज हो गया। सोफा इस कदर नरम था कि मैं इसके अंदर धंसता जा रहा था। तुम यहाँ बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर लेट जाती हूँ। रूपमती ये कहते हुए बेड से उतर गई। मेरे मना करने के बावजूद वो इस बात पर मुसर रही कि मैं बेड पर सो जाऊं और बिल आखिर मुझे इसकी बात माननी पड़ी। आज की इस भाग दौड़ ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। थोड़ी में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन इस तकलीफ से कतई नजर मैं आरामदेह बिस्तर पर लेटते ही सो गया। मैं अभी ज्यादा गहरी नींद में नहीं था कि मेरी आंख खुल गई और फिर मुझे यूं लगा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। रूपमती मेरे साथ लिपटी हुई थी। अब मैं समझ गया कि वो मुझे इस कमरे में क्यों लाई थी। मैंने इसे अपने से अलग करना चाहा तो वो और भी सख्ती से मेरे साथ लिपट गई। वो जाग रही थी। प्लीज मुझे इसी तरह लेटे रहने दो, वो ख्वाबीदा से लहजे में बोली। जिंदगी में पहली बार ऐसा सुकून मिल रहा है, मुझे इससे महरूम न करो। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया और मैं बेहिसो हरकत पड़ा रहा। रूपमती मेरे साथ लिपटी रही और फिर वो सो गई। मैंने ये आधा घंटा कांटों की सेज पर गुजारा था। रूपमती इस वक्त गहरी नींद में पहुंच चुकी थी। मैंने बड़ी आहिस्तगी से इसे अपने से अलग किया और इससे भी ज्यादा एहतियात और आहिस्तगी से बेड से उतरकर नंगे पैर दबीज कालीन पर चलता हुआ दरवाजे की तरफ आ गया। दरवाजा खोलकर मैंने पीछे मुड़कर देखा और बाहर निकलकर आहिस्तगी से दरवाजा भीड़ दिया। हाँ, हाल कमरे में आकर मैं एक सोफे पर ढेर हो गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। इस वक्त मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी और मैं 15-20 मिनट बाद अपनी कैफियत पर काबू पा सका था और फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। मैं 10 बजे के करीब बेदार हुआ था। जानकी मेरे सामने दूसरे सोफे पर बैठी हुई थी और मुंदरी भी काम करते हुए इधर उधर घूम रही थी। मुझे देखकर वो किचन की तरफ चली गई। मैं उठकर बैठ गया। जानकी गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। क्या बात है, इतनी बड़ी हवेली में तुम्हें कोई कमरा नहीं मिला था और रूपमती भी अपने कमरे के बजाय इस कमरे में सोई हुई है और मेरा ख्याल है कि इस सोफे पर आने से पहले तुम भी वहीं थे। हाँ, मैंने रूपमती को लोरी सुनाकर थपक थपक कर सुला दिया और खुद यहाँ आ गया था। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आजकल तुम औरतों को बहुत थपकियां देने लगे हो। नीयत में फतूर तो नहीं आ रहा। जानकी ने मुझे घूरा। थपकियां तो मैंने कल तेज सिंह को भी दी थी, मैंने जवाब दिया। बहरहाल तुम्हारे गले की तकलीफ कैसी है
है। मैंने मौजू बदल दिया। बेहतर है सुबह तारा सिंह को बाजार भेजकर दवा मंगवाई थी, इससे काफी फर्क पड़ा है। जानकी ने जवाब दिया, रात हम तुम्हारे कमरे में आए तो तुम सो रही थी, इसीलिए हम दोबारा नीचे आ गए। मैंने कहा, मेरे कमरे में आए थे, कहाँ गए थे तुम लोग? इसने घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर जैसे कुछ याद आ जाने पर बोली, ओह तुम लोग कमला से पूछताछ के लिए सर्वेंट क्वार्टर में गए थे, क्या बताया इसने? मैंने जवाब देने की बजाय इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। इसी वक्त मुंदरी मेरे लिए चाय लेकर आ गई। तुम्हें मुंदरी ने कुछ नहीं बताया? मैंने पूछा। नहीं तो कोई खास बात? जानकी बोली। मैंने मुंदरी की तरफ देखा, इसने नजरें चुरा ली। मैं समझ गया कि रात को रूपमती ने कहा था कि वो कमला के सिलसिले में जुबान बंद रखेगी और इसीलिए इसने जानकी को भी कुछ नहीं बताया था। क्या बात हुई, तुमने बताया नहीं? जानकी ने पहले मुंदरी की तरफ देखा और फिर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। कमला ने खुदकशी कर ली, मैंने जवाब दिया। क्या? जानकी उछल पड़ी। रात को जब हम सर्वेंट क्वार्टर में दाखिल हुए, इसकी लाश फंदे में लटकी हुई थी, मैंने कहा और फिर इसे तफसील बताने लगा। आखिर में रूपमती ने इसे दोनों भाइयों का ताना दिया। ताना सुनकर इसकी गैरत जाग उठी और इसने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। या वो इस कदर खौफजदा हो गई थी कि मतवक्को तशद्दुद और अजियत से बचने के लिए ही अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। अब क्या होगा? जानकी ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, मैंने कहा। उखली में सर दिया है तो मौसले तो पड़ेंगे ही। इसके बाद खामोशी ही रही। चाय पीने के कुछ देर बाद मैं अपने कमरे के बाथरूम में चला गया। आधे घंटे बाद मैं लान में माली के साथ पौधों को पानी दे रहा था। 2 दिन गुजर गए। इस दौरान में ना तो तेज सिंह और दरमेश की तरफ से कोई रद्द अमल सामने आया और ना ही कमला की लाश दरियाफ्त तल्लक कुछ सुना गया, जिसका मतलब था कि इसकी लाश अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई थी। अगर लाश दरियाफ्त हो जाती, अखबारात में इसके बारे में कोई खबर जरूर आती। वो चौथा दिन था, मंगल का दिन और पूर्णमासी की रात, 14वीं रात की। मुंदरी वैसे तो रोजाना ही वाकया एक छोटे से मंदिर में पूजा के लिए जाती थी, लेकिन पूर्णमासी की शब वो सिंह पोल गेट के करीब के एक मंदिर में गुजारती थी। रूपमती इसे इससे अगले दिन की छुट्टी दे दिया करती थी और शाम के बाद तारा सिंह या दीवान सिंह गाड़ी पर इसे छोड़ भी आया करते थे। इस रोज शाम से जरा पहले मुंदरी जाने के लिए तैयार होने लगी तो जानकी भी इसके साथ जाने को तैयार हो गई। ये मेरे लिए अनोखी बात है। मैंने इसको घूरते हुए कहा, तुम तो दीन धर्म की कैद से आजाद थी, तुम्हें पूजा पाठ का ख्याल कैसे आ गया? किसी दरख्त की एक आध शाख सूख जाए तो इसकी जड़ें खत्म नहीं हो जाती? जानकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी जड़ें तो इस धर्म ही में है ना, और जड़ें अभी सूखी नहीं है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मुंदरी ने अपने कमरे के एक हिस्से में छोटा सा एक मंदिर बना रखा है, तुमने इसका कमरा नहीं देखा? मैंने देखा है। वो रोजाना सुबह सवेरे इस छोटे से मंदिर में रखी हुई दुर्गा माँ की पूजा करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी किसी भगवान, देवी या देवता की पूजा करूं, इसलिए आज मैं भी मुंदरी के साथ मंदिर जा रही हूं। हिंदू धर्म में तो सैकड़ों भगवान और हजारों देवियां और देवता हैं, तुम्हारे मानने में कोई खास इससे क्या फर्क पड़ता है? जानकी ने मेरी बात काट दी। पूजा काली माँ की जाए, गणेश देवता की या शेरा वाली की या हनुमान की, प्रार्थना तो भगवान से ही की जाती है। जानकी की इस तोजी पर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। इसके दिल में धर्म से कोई लगाव नहीं था। मुंदरी को पूजा करते देखकर इसके दिल में भी शौक उठा था और वो महज शौकिया तौर पर इसके साथ जा रही थी। ठीक है, मैंने कहा, तुम मुंदरी के साथ जा रही हो तो सुबह ही वापस आओगी? हाँ, और तुम अपना ख्याल रखना, जानकी ने मानी खेज अंदाज में कहा। ये बात कहते हुए इसके होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। मुंदरी और जानकी 8 बजे के करीब हवेली से रुखसत हो गई। दीवान सिंह इन्हें शराड पर ले गया था। अब सिर्फ तारा सिंह रह गया था। रूपमती ने 9 बजे के करीब खाने के बाद इसे भी छुट्टी दे दी। तुम बहुत दिनों से अपने भतीजे के पास जाना चाहते थे। रूपमती ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, आज रात तुम इसके पास चले जाओ और हाँ, खाली हाथ मत जाना, इसके बच्चों के लिए मिठाई जरूर ले जाना। इसने मुट्ठी में दबा हुआ 100 रुपए का नोट इसकी तरफ बढ़ा दिया। तारा सिंह ने इसके हाथ से नोट लेते हुए मानी खेज निगाहों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चला गया। चंद मिनट बाद वो एक फूला हुआ शॉपिंग बैग हाथ में लटकाए वापस आ गया। तारा सिंह की बीवी कोई औलाद पैदा किए बगैर इस जहां से सुधार गई थी। रूपमती ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसने दूसरी शादी नहीं की। जयपुर में इसका भतीजा रहता है जिसके बच्चों से इसे बहुत प्यार है। अपनी तनख्वाह में से पैसे बचा बचा कर इनके लिए चीजें खरीदता रहता
रहता है और हफ्ते में एक मरतबा वहाँ जरूर जाता है, लेकिन इस मरतबा इसे जाने का मौका नहीं मिल सका, इसलिए आज मैंने इसे छुट्टी दे दी। तारा सिंह एक लम्हे को हमारे करीब रुका। इसने हम दोनों को प्रणाम किया और फिर जय राम जी की कहता हुआ गेट की तरफ चला गया। हम इस वक्त बरामदे में बैठे हुए थे। वो गेट का जैली दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इसने बाहर से दरवाजा बीड़ा तो ऑटोमेटिक लॉक की क्लिक की हल्की सी आवाज यहाँ भी सुनाई दी थी। मैं बरामदे से उठकर टहलता हुआ लान में आ गया। लान में बांस की खिच्चियों से बनी हुई आरामदेह कुर्सियां और मेज भी रखी हुई थी। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। लान के वस्त में पुख्ता रवश पर फैंसी इलेक्ट्रिक पोल्स पर बल्ब भी जल रहे थे। ऊपर लगे हुए शेड्स की वजह से इनकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं फैल रही थी। लान के दूसरे हिस्से में खूबसूरत हौज में फुहारा भी चल रहा था। मध्यम रोशनी और सब्जे में गिरे हुए यहाँ बैठना और भी अच्छा लग रहा था। किसी तरफ से आने वाली रात की रानी की बीनी बीनी महक भी नथनों से टकरा रही थी। मैं जब उठकर इस तरफ आया तो रूपमती भी उठकर अंदर चली गई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो बरामदे वाले दरवाजे में नमूदार हुई तो इसने दोनों हाथों में एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें लेमन स्क्वाश की रंगत से मिलता जुलता मशरूब भरा हुआ था। मैं एक और बात देखकर चौंके बगैर नहीं रह सका था। रूपमती ने अंदर जाकर लिबास भी तब्दील कर लिया था। जब से जानकी यहाँ आई थी वो आम तौर पर रात को ओपन शर्ट और ढीले डाले पजामे पर मुश्तमिल स्लीपिंग सूट पहना करती थी, लेकिन आज इसने गुलाबी रंग की नाइटी पहन ली थी। इसके होंठों पर भी बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी। इसने ट्रे मेज पर रख दी और मेरे सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। ये क्या है? मैंने गिलासों की तरफ इशारा किया। इनमें भरे हुए मशरूब में बर्फ की टुकड़ियां भी तैर रही थी। सोमरस। रूपमती इस मर्तबा मुस्कुराई तो इसके रुखसार पर नन्हा सा चाज खंदा नमूदार हो गया। मैंने सोचा आज तुम्हें चाय की बजाय सोमरस पिलाया जाए, इसका जायका और सुरूर तुम मुद्दतों याद रखोगे। मैंने एक गिलास उठाकर हल्की सी चुस्की ली। देखने में ये मशरूब लेमन स्क्वाश ही लगता था, लेकिन इसमें संदल जैसी महक थी और जायका भी संदल जैसा ही था। मैंने गिलास दोबारा ट्रे में रख दिया और रूपमती की तरफ देखने लगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।